नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर सर्वदलीय बैठक हो रही है। तो सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि अगले कुछ हफ्ते में कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया की नजर भारत पर लगातार टिकी हुई है। तो वैज्ञानिकों की हरी झंडी के बाद वैक्सीन दी जाएगी। केंद्र राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र की जो सरकार है और राज्य की जो सरकारें हैं, लगातार सभी की तरफ से मिलजुल करके काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक तरीके से सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने एक संदेश जारी करके कह दिया है कि अगले ही कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन आ सकती है और इसी के तहत अब पूरे विश्व की नजरें भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि जैसे ही वैज्ञानिकों की तरफ से वैक्सीन को हरी झंडी दिखा दी जाएगी, इसके बाद से भारत के पास अपना कोरोना वैक्सीन होगा। तो इसी को लेकर के आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में तमाम दलों के नेता भी शामिल रहे थे। आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गज बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। आईसीएमआर, भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। जो कुछ अतिरिक्त कोल्ड चेन इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है। कोल्ड चेन को और मजबूत करने के लिए भी साथ ही साथ अनेक नए प्रकल्प भी चल रहे हैं, कई और नए प्रयास भी चल रहे हैं। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं,
प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। राष्ट्रीय और स्थानीय हर जरूरत के मुताबिक फैसले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। भारत के पास सर्वदलीय बैठक के बाद कोरोना वैक्सीन को लेकर जो भी चर्चा हुई, इस बारे में जानकारी दी, देशवासियों को संबोधित किया और साथ ही बताया कि आखिर किस तरीके से कोरोना वैक्सीन को वितरण को लेकर काम जारी है। आपको बता दें कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया गया है, जिससे डिस्कस करके ही कोरोना वैक्सीन को लेकर काम किया जाएगा। तो न्यूज़ वन इंडिया के गांव की गवर्नमेंट कार्यक्रम के तहत हमसे जुड़े हैं मैनपुरी जिले के विकासखंड घिरौर ग्राम पंचायत हिम्मतपुर हड़ाई नगला घना से ग्राम प्रधान विजयदीप यादव। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर विजयदीप जी। विजय जी, ग्राम पंचायत की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि गाँव की तस्वीर विकास को लेकर फिलहाल स्थिति की बात करें तो कैसी है? विजयदीप जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है विजयदीप जी की। तो बता दें आपको कि गांव की गवर्नमेंट कार्यक्रम में हम लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से काम किया गया है। गांव के विकास को लेकर जितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जो तमाम दावे करके प्रधान चुने जाते हैं प्रतिनिधि, फिर उसके बाद क्या वाकई में वो विकास की तस्वीर जिसको दिखाकर वो वोट लेते हैं वो पूरी करते भी हैं या नहीं, यानी कि गांव वासियों की जो उम्मीद होती है उस पर कितना खरा उतरते हैं प्रधान। बस यही हकीकत हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आगे अगर आप किसी को वोट दें तो इस बेस पर दें, इस आधार पर दें कि किस तरीके से अब तक गांव में काम हुआ है विकास को लेकर और क्या आगे हो सकता है। तो एक बार फिर से हमारे साथ ग्राम पंचायत हिम्मतपुर उड़ाई नगला घना के घना से ग्राम प्रधान विजयदीप यादव जी जुड़ चुके हैं। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है विजय जी? जी मैम, आवाज आ रही है। बिल्कुल विजय जी, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि गांव के विकास की जो तस्वीर है इस वक्त स्थिति आपके ग्राम की क्या है? मैम, जिस तरीके से 5 साल मैंने अपने पूर्ण किए हैं, जो विकास मैंने कराया है, जैसे कि गलियां हैं, जो लोग पानी, जो ग्रामीण वासियों को पानी में निकलने में, सड़कों पे जो पानी भरा रहता था उसमें निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो मैम, जब से मैं प्रधान हुआ हूँ मैंने करीब 8 से 10 गलियां का निर्माण कार्य कराया है, जिससे कि ग्रामीण वासियों को अब कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। नाली है, इंटरलॉकिंग कार्य कराए हैं। करीब मैम 8 से 10 गलियां मैंने बनाई अपने गाँव में। 9 मजरे हैं मैम। 9 मजरों में हकीकत जमीनी, जब मैं प्रधान हुआ था मैम तो जमीनी हकीकत कुछ और थी मैम, और आज जब 5 वर्ष पूरे हुए हैं तो कुछ हकीकत कुछ और है, कुछ तस्वीरें बदली हैं गांव की। ठीक। विजय जी, जितनी भी योजनाएं लागू होती हैं सरकार की तरफ से, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर उन योजनाओं का लाभ ग्रामीण वासियों तक पहुंचाने में किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है? क्या किसी तरह की बाधाएं या समस्याएं भी आती हैं?
जी नहीं मैम, बाधाएं तो नहीं कह सकते हैं कि कोई बाधा ऐसी आती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है मैम। लेकिन जो ग्रामीण वासियों को तक जो सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार जो हम लोगों को एक आदेश देती है कि इस तरीके से काम करना है, जैसे कि मैम राशन हुआ, गांव में ग्रामीण वासियों के लिए राशन कार्ड की जो सुविधाएं मिली हैं, जो अत्यधिक गरीब लोग हैं उनको उनके लिए बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड बनवाए हैं, जिससे उन्हें राशन भरपूर मिल सके, उनके गरीब लोग हैं उनको उनके घर पल सकें। और मैम जिस तरीके से जो 60 वर्ष के वृद्धा पेंशन वगैरह बनती है, वृद्ध लोग हो जाते हैं तो उनके लिए वृद्धा पेंशन बन जाती है, ओल्ड एज पेंशन जिसे बोलते हैं। और काफी जो भी सरकार के आदेश आते हैं उस तरीके से उन पे खरा उतरने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक, विजयदीप जी, कभी कभी ऐसा होता है कि सभी लाभार्थियों का नाम नहीं होता है उस लिस्ट में। कभी कभी कुछ लोग वंचित रह जाते हैं लाभ उठाने में योजनाओं का, फिर उनके लिए आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? किस तरीके से उनको इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है? कैसे आप उन लाभार्थियों के नाम जो वंचित रह जाते हैं फिर आगे कैसे काम करते हैं? नहीं मैम, कभी ऐसा होता है कि जैसे कभी किसी का आधार कार्ड वगैरह नहीं, आज के आधार कार्ड से लिंक कर दिया राशन कार्ड को, उनके परिवार के जो जितने भी बच्चे वगैरह होते हैं, उनकी महिलाएं होती हैं, उनको सारे लोगों को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रयास किया है सरकार ने। तो उनके कभी कभी क्या होता है, किसी के आधार कार्ड वगैरह नहीं होते हैं तो इसलिए वो वंचित रह जाते हैं। और ऐसा तो मेरी ग्राम पंचायत को तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई इस राशन की सुविधा से या अन्य चीज वो वंचित हो। मैंने अपनी तरफ से हर तरीके का संभव प्रयास किया है। आज मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में, जो मेरे पंचायत क्षेत्र लगता है मैम, आज सब लोग खुशहाल की ओर है, खुशहाली की ओर है। सड़कें हुई, गांव में लोगों को राशन मिला, राशन वितरण में भी सामने अपने खड़े होकर करवाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि फिंगरप्रिंट लगवा लिए हैं उनके और राशन नहीं पहुंचता है मैम, तो मैं अपने सामने ये कार्य करवाता हूँ ताकि ग्रामीण वासियों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ठीक, आपने जिस तरीके से गांव में जो विद्यालय होते हैं अक्सर देखा जाता है कि उनकी हालत कुछ ठीक नहीं होती, और या तो शौचालय की दिक्कत होती है, या पानी की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं होती, या फिर बच्चों के लिए जो कक्षाएं होती हैं, छात्रों के लिए जो कक्षाएं होती हैं, उनकी हालत बड़ी खराब होती है, जर्जर होती है। तो ऐसे में आपने विद्यालयों के विकास के लिए क्या कुछ काम किया है? जी मैम, जब मैं प्रधान मैम हुआ था तो मैंने स्कूलों की जो हालत देखी थी, जैसे कि मिड डे मील हुआ, बाउंड्री नहीं थी स्कूलों की, स्कूल के अंदर जो कमरे थे जिसके लेंटर बहुत खराब हो रखे थे, जिसकी छत से पानी टपकता था। तो मैंने गांव में, जब मैं प्रधान हुआ मैम, तो मैं जब गांव में गया तो मैंने स्कूलों की बाउंड्री कराई, स्कूलों के अंदरों के जो छत से पानी टपकता मैंने वो सही कराया। बाउंड्री कराने के साथ साथ में मैंने टाइल्स बिछवाए, स्कूल के अंदर शौचालय की व्यवस्था कराई, महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। ये सारी व्यवस्थाएं मैंने वहाँ कराई है। और जिस तरीके से मैम ओडीएफ गांव के लिए सरकार ने ओडीएफ गांव करने के आदेश किए थे मैम, मैंने हर एक व्यक्ति के घर शौचालय बनाने का काम किया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका विजय जी, न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। अब हमसे खास चर्चा करने के लिए जुड़े हैं बाराबंकी से विकास खंड निदुरा ब्लॉक प्रमुख विजय कुमार शुक्ला। बहुत स्वागत है आपका विजय जी न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद जी विजय जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी कोरोना काल तो खत्म नहीं हुआ है, चुनौतियां अभी भी उतनी हैं, लेकिन जैसे पहले की लॉकडाउन लगा हुआ था, काफी दिक्कतों का सामना सभी को करना पड़ा। आपके सामने किस तरह की चुनौतियां आई? हमारे सामने लॉकडाउन में तो हमारे सामने क्या, सभी के सामने चुनौतियां हैं। बिल्कुल। लॉकडाउन में क्षेत्र में जाकर के ग्रामीणों में काम करना, क्योंकि हम लोगों का हमारे विभाग का तो यही है कि सबके बीच में जाके काम करना होता है, चाहे पंचायत सेक्रेटरी हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे हम हो, चाहे एडीओ हो। तो उसमें बचाव बहुत रखना पड़ता था, जिससे दिक्कतें तो होती ही हैं। आम जनमानस सभी मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती थी मिलने जुलने में और दूरी बना के रखने में, ये होता था जी। ठीक, विजय जी, जिस तरीके से आपने कहा कि दिक्कतें आती थी क्योंकि आमजन मिलना चाहते थे, अपनी शिकायतें लेकर आपके पास आते थे, ऐसे में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आपने फिर परेशानियों का निस्तारण किस तरीके से किया? आखिर कैसे आपने लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए काम किया? नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी दूरी रख करके और कम लोगों को उनमें भी डिस्टेंस बना करके, जैसे पहले हम लोग के हमारे कक्ष में 50 आदमी आके बैठ जाते थे,
अब वो हम लोगों ने थोड़ी सी दूरी बनाई, 7-8 लोगों को दूरी से 2-2 मीटर की दूरी पर रख करके हम लोगों ने बातचीत की और उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। निश्चित रूप से मतलब यह है कि उनको भी दिक्कत आती थी, क्योंकि एक साथ में 6-7 आदमी से अधिक जो है कक्ष में बैठ नहीं सकते थे और हम अपने कक्ष में बैठ करके लोगों की समस्याओं को सुनते थे और अब भी सुनते हैं और उसका समाधान निकालते थे। ठीक। संबंधित अधिकारी से, संबंधित कर्मचारी से और संबंधित लोगों से, क्योंकि ब्लॉक से अतिरिक्त भी लोग हम लोगों से संपर्क करते हैं। किसी का थाने का काम हुआ, किसी का तहसील का हुआ, तो उसके लिए भी संपर्क करते हैं। जी ठीक। विजय जी, अगर विकास कार्यों की बात करें तो उसको लेकर क्या कदम अब तक उठाए गए हैं? किस तरीके से आपके क्षेत्र में काम हुआ है? और जब आपके पास कोई समस्या आती है किसी भी विकास कार्य को लेकर, तो कैसे उसका निस्तारण करते हैं? किस तरीके से उसको देखते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि आदरणीय योगी जी और माननीय मोदी जी के शासनकाल में जो विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे थे, जो हाथ में लिया गया, जो टारगेट थे, जो लक्ष्य थे, उनमें पूरी तरह से जैसा हम चाहते थे उस तरीके से तो काम अभी नहीं हो पाया। उनमें दिक्कतें आती थी। कहीं ना कहीं जो मशीनरी है, मशीनरी उस तरीके से, उस मानसिकता से साथ चलने के लिए पूरी तरह तैयार होने में अभी उनको समय लगेगा, क्योंकि उनकी मानसिकता पहले जैसी जो थी वो ठीक नहीं थी। उस मानसिकता को बदलने में थोड़ा समय लगता है और काफी कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन अभी बदलाव होना बाकी है। बिल्कुल। विजय जी, त्रिस्तरीय जो पंचायत राज व्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं विकास के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है और आप सभी के सामंजस्य के द्वारा ही किसी भी ग्राम की, किसी भी क्षेत्र की तस्वीर बदली जा सकती है। और ऐसे में अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो कितनी तस्वीर अब तक बदली हुई है और किस तरह से सरकार गांव के विकास को लेकर, गांव की तस्वीर बदलने को लेकर, पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर कदम उठा रही है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो विकास की बात है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा विकास खंड उत्तर प्रदेश का पहला विकास खंड है जिसको ISO पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे विकास खंड को यूपी का पहला ISO पुरस्कार मिला। लेकिन मेरा मानना यह है कि विकास खंड को मिला, लेकिन 88 गांव जो हमारे हैं उन 88 गांव में ISO के अनुसार, उनके मानक के मुताबिक अगर काम हो जाता है तो मैं उसको ISO का वास्तविक पुरस्कार का हकदार मानता हूं। और उसमें जो सरकार ने दिया, जैसे शौचालय हैं, सामूहिक शौचालय अभी दिया, हर घर के लिए शौचालय दिया, लेकिन कुछ कारणों से कतिपय जगहों पे वो शौचालय किन्हीं की कमियों से नहीं बन पाए और कोरोना काल में संभवतः इसका बजट भी कम आया, क्योंकि सरकार के सामने भी दिक्कतें हैं बजट की। और जैसे हम लोग किसान, मूलतः हम लोग का किसानों से जुड़ाव होता है, तो जो डीप बोरिंग और छोटी बोरिंग जिससे किसानों का काम चलता है वो बिल्कुल लक्ष्य नहीं रहा इस वर्ष। मार्च के बाद कोई भी लक्ष्य आया नहीं अभी तक, और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे कि जिससे और भी जो विकास के काम है, जैसे आवास हैं, आवास, राशन जो दिया जा रहा है कोटेदारों के माध्यम से, उससे लोगों में भूखमरी की स्थिति नहीं आई और उससे लोगों को प्रचुर मात्रा में राशन मिलता रहा। अब ब्लॉक से जो डेवलपमेंट की बात थी, रोडों की, नाली की, खड़ंजे की और आवास की, तो आवास में भी अभी थोड़ी सी रुकावट आई है, लेकिन उसकी प्रक्रिया चालू है। मुझे लगता है कि निकट शीघ्र में आवास आने शुरू हो जाएंगे। जी विजय जी, मेरी हाल फिलहाल में कई लोगों से बातचीत हुई है, अब क्योंकि ग्राम पंचायत के चुनाव नजदीक हैं,
ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि जब कुछ प्रधानों से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जो फंड है वो कम पड़ गया, इस वजह से विकास इस 5 साल में पूरी तरीके से नहीं हो पाया। कुछ चीजें अभी ऐसी हैं जो कि अधर में है, पूरी नहीं हुई हैं। तो ये जो फंड कम पड़ गया, ये किस तरीके से, क्योंकि फंड कैसे कम पड़ सकता है किसी भी गांव के विकास के लिए, इसके थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो एक कहते हैं ना कि आधा गिलास पानी है, दूसरे में कह सकते हैं आधा गिलास खाली है। तो अपना अपना नजरिया है। बिल्कुल। जो विकास का पैसा आता है वो मेरे हिसाब से इस सरकार ने कम नहीं दिया है। बिल्कुल। खर्च करने के लिए जो तरीके हैं, ठीक, उसको कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि वो तरीका ठीक हो। धरातल पे वो पूरा पैसा अगर लगे तो मैं नहीं मानता हूं चलिए कि विकास के कार्य में। चलिए विजय जी, कोई बहुत शुक्रिया रुकावट आपका आई। न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है आज। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह 88वें समारोह पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर यह माल्यार्पण किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो सीडीएस विपिन रावत इस कार्यक्रम में मुख्य यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित थे और साथ ही कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना ने चुनौतियां खड़ी की लेकिन अवसर भी आए। आज बच्चे घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। कहीं भी देश के अंदर कोई कमजोरी ना देखने को मिले, सेना इसके लिए सदैव तत्पर है। तो भारत के सांस्कृतिक विजय को आगे बढ़ाने का कदम है। लंबे समय के बाद एक नई शिक्षा की नीति मिली है। कोरोना का खतरा टला नहीं है और हमें आगे बढ़ना होगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और अपने पूज्य गुरुदेव की शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के उस प्रकल्प को पूरी तन्मयता के साथ अपनी साधना का हिस्सा मानने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव और गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने एक लंबे समय तक गोरक्ष पीठ के माध्यम से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया था, आज इन सब की प्रतिमाएं भी इस मंच पर स्थापित हुई हैं। उनका लोकार्पण अभी समारोह के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में आज यहां पर संपन्न हुआ है। ये प्रतिमाएं केवल प्रतिमाएं नहीं हैं, ये हमारी प्रेरणा भी है, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हमें समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और उन सभी को आदर्श मान करके हम भी आगे बढ़ सकें, इसी बात को लेकर के ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद मनाता है। यानी विघ्न बाधाओं को चुनौती मानते हुए उसका डट करके मुकाबला करने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है इसका उदाहरण इस सदी के कोरोना कालखंड में भी जिस रूप में इस देश का प्रत्येक नागरिक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ इस महामारी से जूझता हुआ, लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, यह किसी भी आपदा से लड़ने की एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा इस देशवासियों को प्राप्त करता है, प्रदान करता है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि कोविड-19 ने हमारे सामने चुनौती जरूर प्रस्तुत की, लेकिन अवसर भी दिए। वे अवसर किस रूप में? हर एक नागरिक
बचाव के साथ साथ उन रास्तों को तलाश करने के लिए भी, चाहे वह मजबूरी में ही सही और चाहे कार्य पद्धति को आसान करने के लिए ही सही, उसने तकनीक के महत्व को समझना प्रारंभ किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।